सुप्रीम कोर्ट ने जरा सी अपनी ताकत क्या दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एक फैसले पर, सरकार के एक कानून पर जरा सी उंगली क्या उठाई कि सारे के सारे आईटी सेल के ट्रॉल अपने बिलों से निकलकर बिलबिलाने लगे। और सिर्फ आईटी सेल के ट्रॉल नहीं, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की भी जो बातें सामने आई उनको सुनकर हंसी कम आती है और सर पीटने का मन ज्यादा करता है। अपनी बेवकूफी और अपनी नफरत के साथ ये लोग बिल्कुल सोशल मीडिया पर नंगे होकर आ गए। और बेवकूफ़ी और नफरत, इसमें से कोई भी चीज़ नई नहीं है। पूरा का पूरा आईटी सेल चलता है बेवकूफ़ी और नफरत से। दरअसल हुआ क्या था, पिछले कुछ सालों में, खास तौर पे पिछले सीजीआई जो चंद्रचूड़ साहब थे, जो बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे, जब आए तो बड़ा गाजा बाजा हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाकायदा मीडिया मैनेजमेंट किया गया है और यह बताने की कोशिश की गई थी कि एक बड़ा ईमानदार, बहुत शानदार सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपके सामने आ गया है। जाने के बाद वो लोगों से पूछ रहे थे कि जाने इतिहास मुझे कैसे याद करेगा, कैसे याद करेगा। ये तो कल के फैसले ने ही साफ कर दिया। कल का फैसला जो लोग पढ़ेंगे आज के 20 साल बाद, और फिर उस फैसले की रोशनी में, फैसला भी नहीं है, सिर्फ एक एंट्रीम ऑर्डर है, और उसकी रोशनी में जब पीछे उठाकर जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल देखेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल कैसा था और क्या था। खैर, आईटी सेल को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को एक आदत पड़ गई थी कि सरकार जो भी कर देगी, सुप्रीम कोर्ट बस उसके ऊपर मुहर लगाकर चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस, कोई व्यवधान नहीं पैदा करेगी। आप राफेल केस का पूरा मामला देख लीजिए। जिस तरह से राफेल केस में आकर कह दिया गया कागजात गायब हो गए हैं, फला हो गया है, ढिमका हो गया है, और पूरी जांच बंद कर दी गई, जबकि फ्रांस में लगातार जांच चल रही है और फ्रांस के कोर्ट लगातार ये बात कह रहे हैं कि मोदी सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही, हमको जो पेपर्स चाहिए, जांच में जिस तरह का सहयोग चाहिए वो सहयोग नहीं कर रही। तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यवहार को, इस तरीके को क्या कहा जाना चाहिए। ऐसे में कल वक्फ कानून को लेकर जो डायरेक्टिव्स दिए हैं, और ये बहुत नॉमिनल डायरेक्टिव्स हैं, अभी थोड़े दिनों के लिए डायरेक्टिव्स हैं, ये कोई फैसला भी नहीं है, लेकिन हां कुछ जरूरी सवाल जरूर खड़े कर दिए इस कानून पर। तो उसके बाद देखिए आईटी सेल के लोग कैसे बिलबिला रहे हैं। कोई सिन्हा, मिस्टर सिन्हा कोई है, मैं नहीं जानता कौन है। इसका ट्विटर अकाउंट मुझे दिखाया गया, मेरी टीम ने इसका ट्विटर अकाउंट देखा, जिसमें इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कहा है। ये लोग जो भारतीय संविधान के दुश्मन हैं, जो भारतीय संविधान के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं करते हैं, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में ऐसी घटिया बात करते हैं। और ये आदमी मूर्ख कितना है, ये सिर्फ एक बात से आप समझ लीजिए। ये कहता है संसद में बनाया कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। भैया, सरकार जो है ना, जो सरकारी वकील थे वहां पर, तुषार मेहता साहब थे, सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको सीधे सीधे कोर्ट में खड़े होकर कहना चाहिए था कि भाई सरकार के बनाए कानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। बता देते संविधान के किस नियम के अनुसार चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन ये लोग संविधान के नए विशेषज्ञ बने हैं। ये लोग ट्विटर पर बैठकर बताएंगे कि संविधान में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। ये लोग जो 10वीं पास के बराबर भी बुद्धि नहीं रखते, ये लोग बताएंगे कि संविधान में क्या लिखा है। ये क्या काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इस देश के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस कर रहे हैं। इधर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उधर से कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, और भी कई सारे बड़े बड़े वकील हैं जिन्होंने देश दुनिया में कानून का अध्ययन किया है, जो संविधान के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और ये कह रहे हैं कि चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे ही एक और आदमी का मैं देख रहा था, किसी ने लिखा था कि हमको पढ़ाया गया था कोर्स में कि संसद सर्वोच्च है, संसद कानून बनाती है, अदालत कानून नहीं बनाती है। तो मैंने उनको बताया, अगर पढ़ पाए होंगे तो उनके समझ में आ गया होगा कि लगता है कि जिस साल आप पढ़ाई कर रहे थे उस साल चेक्स एंड बैलेंसेज वाला जो चैप्टर था, या चेक्स एंड बैलेंसेज वाला जो क्वेश्चन था, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। रट्टा मार के आपने ये तो पढ़ लिया कि संसद कानून बनाती है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है और संसद जो कानून बनाती है उसको सुप्रीम कोर्ट में इस बिना पर चुनौती दी जा सकती है कि वो संविधान के अनुरूप नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट पाता है कि वो संविधान के अनुरूप नहीं है, अगर संविधान के प्रावधानों से अलग जा रहा है वो कानून, तो उसके ऊपर रोक लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, कांग्रेस के मामले में भी कई बार कई कानूनों को बाकायदा चुनौती दी गई है।
कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार बदली है या सरकार बदलने की कोशिश हुई है, राज्यपालों ने एक फैसला लिया है और उसके बाद लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तुरंत फ्लोर परीक्षण कराया गया है। बीसीओ ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आज कंडीशन यह है कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, जिन्होंने अपने पद की मर्यादा इतनी खूब निभाई है कि उसके बारे में कुछ ना कहें तो ही बेहतर है। आखिर एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उपराष्ट्रपति पद के पर बैठे हैं, उनके बारे में कुछ कहना बहुत अच्छा नहीं लगता, व्यक्तियों का तो नहीं, लेकिन पदों का सम्मान हम करते हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति का पद हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति का पद हो। लेकिन धनखड़ साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह नहीं दे सकता राष्ट्रपति को, आदेश नहीं दे सकता राष्ट्रपति को। कैसे कहते हैं धनखड़ साहब? आप तो बाकायदा लायर रहे हैं, कानून जानते हैं, आप वकालत की है आपने, कांग्रेस में किसी जमाने में राजनीति करते थे, फिर जब हवा बदली तो भारतीय जनता पार्टी में आप चले गए। कानून भी जानते हैं और राजनीति भी आप जानते हैं, तो फिर राजनीति को कानून के ऊपर क्यों ला रहे हैं? क्या चेक्स एंड बैलेंसेस का जो मामला है वो राष्ट्रपति के ऊपर लागू नहीं होता? आप जरा बताइए, एक विधानसभा के अंदर, चुनी हुई विधानसभा के अंदर एक बिल लाया जाता है, वो बिल लाकर दे दिया जाता है राज्यपाल को और राज्यपाल महीनों उसको दबाकर बैठते हैं। कोई डेडलाइन क्यों नहीं फिक्स होनी चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डेडलाइन के अंदर आप ये कीजिए, तो क्या गलत कहा? अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि आपके पास कोई वीटो पावर नहीं है, तो क्या गलत कहा? राज्यपाल के पास कौन सी वीटो पावर होती है? होता तो यही था कि कानून बनता था, राज्यपाल के पास जाता था, अगर उनको कोई दिक्कत लगती थी वो उस पर सवालिया निशान लगाकर वापस भेज देते थे, सरकार उस पर विचार करती थी और उसके बाद अगर सरकार दोबारा भेजती है तो राज्यपाल इस बात के लिए बाध्य होते थे कि उनको वो बिल पास करना पड़ता। लेकिन यहां तो बिल को दबाकर बैठ गए, भेजा ही नहीं, महीनों उनके पास बिल पड़ा रहा। सरकारें कैसे काम करेंगी अगर सरकार जो कानून पास करेगी वो पड़ा रहेगा राज्यपाल के पास महीनों सालों? अगर आज राष्ट्रपति कोई दूसरा होता, मान लीजिए कि ऐसी सरकार बनती जिसमें राष्ट्रपति पुराना होता, कांग्रेस के जमाने का कोई राष्ट्रपति होता, मोदी सरकार कोई बिल बनाती, वक्फ का बिल बनाती और उसके पास भेज देती और वो 6 महीने तक उस बिल को पास नहीं होने देता, वापस भी नहीं भेजता, तो आप ही लोग क्या करते? चीखते चिल्लाते सड़कों पर आ जाते, कोर्ट में जाते, आप लोग भी वही करते। वक्फ का कानून बनता है और माननीय राष्ट्रपति महोदय उसको घंटों के अंदर सहमत दे देती हैं। उधर राज्य में कानून बनता है तो आप लोग क्या करते हैं? आपके राज्यपाल जो रवि साहब हैं वो महीनों दबाकर बैठते हैं उस पर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो क्या गलत दिया? आप पूछ रहे हैं कि जस्टिस वर्मा केस में एफआईआर क्यों नहीं हुई? किससे पूछ रहे हैं आप? उपराष्ट्रपति आप हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, सब तो आपके हैं, करिए एफआईआर। किसी जज ने कहा कि जस्टिस वर्मा पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? वहां तो अलग ही मामला चल रहा था, पैसा मिला, जले हुए पैसे मिले। उसके बाद जो फायर डिपार्टमेंट के चीफ हैं उनके जानिब से एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमें पैसे नहीं मिले थे। फिर बयान आता है पैसे मिले थे। एक बाकायदा कमेटी बनी हुई है जिसमें जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं। वो कमेटी क्या कहती है देखते हैं। अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा मामला है तो आपकी तो सरकार है, आगे बढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बातचीत कीजिए और एफआईआर करवाइए। किसी ने रोका है? कब कांग्रेस ने कहा कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए या किसी ने कुछ कहा? वक्फ बिल के मामले को लेकर इतना ज्यादा परेशान हैं लोग कि जगदंबिका पाल जो पीएसी के मेंबर थे, पीएसी के मेंबर नहीं, पीएसी के चीफ थे, जिन्होंने विपक्ष की एक भी सलाह नहीं मानी थी। जगदंबिका पाल के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि जगदंबिका पाल एक दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ये भी कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से घूम फिर के बीजेपी में आए हैं। इनका कहना है कि अगर कानून में एक भी गलती निकली तो वे सांसदी पद से इस्तीफा दे देंगे। याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि कल को सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ी प्रतिक्रिया कर दे, कोई कड़ा फैसला दे दे और आपने ये जो कहा है कि सांसदी से इस्तीफा दे देंगे, यह आपको भारी पड़ जाए। कोई अजीत भारती हैं, इन्होंने तस्वीर साझा की और यह तस्वीर देखकर किसी भी भारतीय को गुस्सा आना चाहिए, चिढ़ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तो वाकई ऐसे लोगों का कॉग्निजेंस लेके इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाना चाहिए। बहुत बार ऐसे फैसले आते हैं जिनसे हम सहमत नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि व्यक्तियों का सम्मान हो ना हो, संस्थाओं का सम्मान बहुत जरूरी होता है। इसीलिए माननीय राष्ट्रपति महोदया जो हैं, उनके कई फैसलों से हम खुश हों या दुखी हों,
लेकिन वो इस देश की प्रथम नागरिक हैं, इसलिए उनके बारे में कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल करना या उनका कोई मीम बनाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, चाहे कोई भी करे। कुछ पद ऐसे होते हैं जो बाकी सारी चीजों से अलग होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऐसी ही संस्था है जिसके बारे में इस तरह की घटिया बात करना, इस तरह का तस्वीर जारी करना जिसमें नीचे सुप्रीम कोर्ट का जो गुंबद है उसको मस्जिद की तरह दिखाया गया है, यह कितना भयानक है। याद कीजिए, कल ही तुषार मेहता साहब ने कहा था कि आप लोग भी तो हिंदू हैं और एक मुस्लिम मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जज साहब ने क्या कहा था? यही कहा था कि जब हम इस कुर्सी पर बैठते हैं तो ना हम हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से काम कर रहे होते। और उस सुप्रीम कोर्ट पे ट्विटर के ट्रॉल जो हैं, कोई शरिया कोर्ट कह रहा है, कोई उसकी तस्वीर में गुंबद लगा रहा है मस्जिद का, घटिया बातें हो रही हैं। न्यूज़ 18 का एक पत्रकार है राहुल शिवशंकर, यह लिखता है कि शरीयत समर्थक पारिस्थितिकी तंत्र की बड़ी जीत। अरे तुम हो कौन भाई? पत्रकार हो, पत्रकार की तरह बात करो। एकदम से आईटी सेल के ट्रॉल की तरह या उससे भी घटिया बात कर रहे हो। शरीयत के हिसाब से वहां चल रहा है सब कुछ, जानते भी हो शरीयत क्या है। हिंदू कोड बिल था, उसके हिसाब से हिंदूज के कोड तय किए गए जो बाद में 4 हिस्सों में पास हुए, चाहे हिंदू की शादी हो, तलाक हो, वो सब उसी के हिसाब से होते हैं। वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जहां मुसलमानों के जो पर्सनल मामले होते हैं, सामाजिक मामले होते हैं, वो उस हिसाब से होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को तुम शरीयत कह दोगे? अश्विनी उपाध्याय जो दिन रात फालतू की बातें करता रहता है, दिन रात संविधान पे सवाल उठाता रहता है, यहां वहां फालतू के केस करता रहता है जिसमें कभी कोई सफलता नहीं मिलती। वो कहता है कि यदि काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला का फैसला कागज देखकर करेंगे या बिना कागज देखे। कमाल है, अद्भुत है ये तर्क। मतलब बिना मंदिर मस्जिद किए कोई तर्क इनके पास आता ही नहीं है। राम मंदिर के फैसले में रामलला को बाकायदा एक व्यक्ति माना गया। क्या बाबरी मस्जिद में अल्लाह को व्यक्ति मानकर वैसा ही मामला किया गया? आप बता दीजिए मुझे, किसी भी मामले में भगवान को, किसी दूसरे धर्म के भगवान को, ईसा मसीह को या गुरु नानक को कभी एक एंटाइटी मान के कोई केस चलाया गया? इस पर तो कोई सवाल नहीं कर रहा है। रामलला को बाकायदा एक एंटाइटी मानकर पूरा राम जन्मभूमि का केस चलाया गया है, लेकिन उस पर तो किसी ने सवाल नहीं किया कि इसमें क्या वैज्ञानिकता है। ईश्वर को कैसे व्यक्ति माना जा सकता है, इस पर तो किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन हां, ट्रोलिंग करनी है तो करनी है। विष्णु शंकर जैन, इसके नाम में जैन लगा हुआ है। कल मुंबई से वीडियोस आए, एक जैन मंदिर विले पार्ले में तोड़ दिया गया है। आज फिर वीडियो आए कि उसी टूटे हुए जैन मंदिर में लोगों ने अभिषेक किया, जैन लोगों ने अभिषेक किया। एक वीडियो आया है भारतीय जनता पार्टी के, ऑडियो बेसिकली आया है भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं की बातचीत का। अभी जांच चल रही है, अभी सब कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जबलपुर में लोगों में भयानक गुस्सा है, लोगों ने प्रदर्शन किया। ये जो वीडियो है इसमें जैनियों के बारे में घटिया बातें की गई हैं, लेकिन इस विष्णु शंकर जैन को टूटा हुआ जैन मंदिर नहीं दिखाई देता। यह विष्णु शंकर जैन कूद के आता है इस मामले में और कहता है सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं को कहता है यहां क्यों आ गए, हाई कोर्ट जाओ। वहीं सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों की याचिका स्वीकार कर लेता है। जरा एक बार विले पार्ले की याचिका लेकर जाओ सुप्रीम कोर्ट में, देखो कि स्वीकार करता है कि नहीं करता है। कहां थे तुम लोग जब एक पत्रकार के लिए रात के 12 बजे अचानक खुल गई थी अदालत और खटाखट एक दिन में जमानत हो गई थी, और वहीं दूसरी तरफ उमर खालिद जैसे लोग, शर्जील इमाम जैसे लोग, गुलशिफा फातिमा जैसे लोगों को 5-5 साल से जमानत नहीं मिल रही है, 3-3, 4-4 साल से सुनवाई नहीं हुई है, तब तो सवाल उठाने नहीं आते हो। ये जैन साहब को विले पार्ले का टूटा हुआ जैन मंदिर दिखाई नहीं देता है, यहां पर उंगली करने आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाने आ जाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 मामलों पर अस्थायी रोक लगाई है, जिसमें सबसे बड़ा तो यही है कि वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुसलमानों को नहीं भरा जाएगा, और दूसरा यह कि वक्फ बाय यूजर का जो सिद्धांत है फिलहाल चलता रहेगा, उनसे इन लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप जल्दीबाजी देखिए, सोच के देखिए कि वक्फ कानून लागू हुआ और योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया था कि वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी, इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल और विश्वविद्यालय बनेंगे। अरे जो जमीन पहले से खाली है, कितने नए विश्वविद्यालय आपने बनवा दिए यूपी में, कितनी नई यूनिवर्सिटीज बन गई उत्तर प्रदेश के अंदर आपके शासनकाल में, आपको बताना चाहिए। वक्फ की जमीन का इंतजार कर रहे थे कि यह जमीन मिल जाए फिर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अभी तक जो जमीनें हैं
जिनके लिए बुलडोजर लगातार चल रहे हैं, कहीं रिवर फ्रंट बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, वहां पर आपने कोई नया विश्वविद्यालय, कोई नया स्कूल क्यों नहीं खोला? स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं, और यहां बात हो रही है कि वक्फ बोर्ड की जमीन मिलेगी तब आप स्कूल खोलेंगे। कितने नए अस्पताल आपने खोल दिए? पुराने अस्पतालों में रंगरोगन करा के किसी का नाम एम्स लिख दीजिए, किसी का नाम बीएचयू लिख दीजिए, इससे व्यवस्था नहीं बदल जाती है। 10, 20, 50 नए अस्पताल बनाए होते, 2-4 नई यूनिवर्सिटी बनाई होती, 100-200 नए स्कूल खोले होते तो दावा करते कि जमीन कम पड़ रही थी, अब वक्फ बोर्ड की जमीन मिलेगी तो हम ये सब करेंगे। जो जमीन थी उस पर तो कुछ किया नहीं, इंतजार कर रहे थे वक्फ बोर्ड का। और हालत यह है कि अभी यह सब चल ही रहा था कि कौशांबी में वक्फ बोर्ड की करीब 58 एकड़ जमीन जो है वो सरकार ने वापस ले ली है। वहां के डीएम ने बताया कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जितनी भी जमीन थी उसमें से 58 एकड़ पर अब सरकार का अधिकार हो गया है। जाहिर तौर पे यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई थी उसके पहले जो यह हुआ है इस पर क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा, लेकिन आप जल्दीबाजी देखिए कि वक्फ की जमीनों की लूट के लिए ये लोग किस तरह से पागल थे, और इसलिए ही सर में इतना दर्द हो रहा है, घुटनों में इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि फिलहाल ये लूट पॉसिबल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और एक डर मन के अंदर बैठा हुआ है कि अगर ये जो रोक लगाई है, अगर कानून पे रोक लग गई तब तो लूट का सारा सपना चला जाएगा। और आपको क्या लगता है कि लूट करके उस पर अस्पताल बनेगा, उस पर यूनिवर्सिटी बनेगी? अरे जिन सरकारों ने 10-10 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, जिन सरकारों के टाइम में सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, आपको यह लगता है कि ये वक्फ की जमीन पर ये सब बनाएंगे? ये लोग जमीन लेंगे वक्फ की, थोड़े दिन इधर उधर करेंगे और उसके बाद किसी अडानी अंबानी को चुपचाप दे देंगे। जो लोग अयोध्या में आर्मी की जमीन दे सकते हैं अडानी को और रामदेव को, वो वक्फ की जमीन पर यह सब बनाएंगे। आर्मी की जमीन थी, अगर लेना ही था तो वहां पर एक नई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन गई? एक नई टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन जाती, या रामलला के नाम से ही, राम जन्मभूमि के नाम से ही एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाता। नहीं, जमीन चली गई रामदेव के पास, जमीन चली गई अडानी के पास, जमीन की लूट मची हुई है। महाराष्ट्र में जमीनें जा रही हैं अडानी के पास, यूपी में जा रही हैं, हर जगह। तो ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन खाली कराने की जल्दी है, ये सारी जमीनें भी जाएंगी अडानी, अंबानी, रविशंकर, रामदेव और इस तरह के लोगों के पास। जनता को अगर यह लगता है कि जनता को इससे कुछ मिलेगा, तो जनता को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जहां पर मदरसे चलते थे वहां पर अडानी अपने तरीके से डेवलपमेंट करेगा। जहां पर अस्पताल चलते थे, खैराती अस्पताल चलते थे जिसमें गरीबों का इलाज होता है, उसको खाली करा के किसी अंबानी को दे दिया जाएगा, किसी रामदेव को दे दिया जाएगा। सारी प्लानिंग यही है, बहुत साफ समझ में आता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जिसको बनवाने होते हैं उसके पास जमीनों की कमी नहीं होती है। देश नया नया आजाद हुआ था, देश के पास पैसे नहीं थे, लेकिन पंडित नेहरू को बनवानी थी, फैक्ट्रियां बनवानी थी, संस्थाएं बनानी थी, यूनिवर्सिटीज बनाने थे, कॉलेजेस बनाने थे, तो उन्होंने बनवाया। पैसे का रोना नहीं रोया, किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से जमीन नहीं छीनी। जमीन है देश में, जमीन की कोई कमी नहीं है। खाली पड़ी हुई हैं जमीनें। अगर जमीन नहीं होती तो रोज नई बिल्डिंग, रोज नए जो मल्टी टावर बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, बड़े बड़े सारे तमाशे हो रहे हैं, उसके लिए जमीन कहां से आ रही है? अगर नीयत होती यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल बनाने की तो ये कब के बन गए होते। नीयत जो है वो जमीनों की चोरी की है और बहुत साफ साफ है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रोक लगाई है, भले ये टेम्पररी रोक है, तो ये इनके सीनों में बहुत सारा शूल पैदा कर रही है, दर्द पैदा कर रही है। आईटी सेल के ट्रॉल्स का तो खैर कहना क्या है, उनको तो बस किसी तरह से इतना ही जिम्मा मिला हुआ है कि दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ। लेकिन बड़े लोग जो ये बात कर रहे हैं उसके पीछे नीयत क्या है, इस बात को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसी लाइन पर काम करता रहेगा, और अगर उसको लगता है कि वक्फ कानून जो है वो संविधान के प्रावधानों को किनारे रख के बनाया गया है तो इस कानून पर रोक लगाएगा। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं, बाकी जब फैसला आएगा तो देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।